अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोड, क्लर्क, रीडर एवं स्टेनो के होने वाले प्रारंभिक परीक्षा जो कि 11 फरवरी से एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो आप लोग लगे रहिए। और हम लोग हिंदी सेक्शन करने वाले हैं। अभी जो है हम लोग हिंदी सेक्शन करने वाले हैं, जिसमें 20 MCQ क्लर्क में पूछे जाएंगे, 25 MCQ रीडर्स में पूछे जाएंगे स्टेनोग्राफर में, और 35 MCQ जो कि प्यून में पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लर्क और रीडर्स के लिए जो कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 8 करने वाले हैं, जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले 1 से लेकर 7 सेट तक इस पर अपलोड कर दिया गया है। तो अभी हम लोग सेट नंबर 8 करने वाले हैं। आज का सेट का पहला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कीर्ति क्या है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके बिहार सिविल कोड के एग्जाम में। मैथिली शरण गुप्त की कीर्ति कौन सी है, इसमें से बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यशोधरा, विष्णुप्रिया, भारत भारती। ये सभी जो है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा ही लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त की अगर बात की जाए तो साकेत, हिंदू रंग, मेभंग, पद, तिलमोता, अनघ, चंद्रहास, झंकार, ये सभी जो भी है मैथिली शरण गुप्त की द्वारा ही कीर्ति है। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम प्रकाशित कविता हेमंत है। याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा प्रथम कृत जो कविता है वो ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। यहाँ भी देखिए 1 से 2 प्रश्न, आपको 2 से 3 प्रश्न यहाँ से देखने का संधि विच्छेद से मिल जाएगा। तो यहाँ पूछा गया संगम का संधि विच्छेद क्या होगा। संगम का संधि विच्छेद जो होता है, संगम है, यहाँ देखिए सम आता है, सम जोड़ गम बराबर संगम होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात की जाए, जिस समास के दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान ना या गौण ना हो, उसको कौन सा समास कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समास से तो आप लोग को करके ही जाना है 2 से 3। समास का क्लास अलग से कल मॉर्निंग में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास का दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण ना हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। द्वंद्व समास की अगर उदाहरण की बात की जाए तो मोटा ताजा, मोटा ताजा, मोटा ताजा में देखिए यहाँ पर दोनों पद जो है कोई प्रधान नहीं। मोटा का भी अर्थ होता है, ताजा का भी अर्थ, अलग अलग अर्थ निकल जाएगा। यहाँ पर ना तो प्रथम पद प्रधान है, ना तो सेकंड पद प्रधान है। तो ऐसे समास को द्वंद्व समास कहते हैं, जिसको खंड समान ना हो। इसका खंड देखिए, मोटा अलग है, ताजा अलग है, इसका खंड बिल्कुल एक दूसरे से समान नहीं है। तो ऐसे समास को क्या कहते हैं, हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें रोटी दाल, भला बुरा, नमक मिर्च, इस तरह के प्रश्न आ जाए। जिस पद का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास किसको कहते हैं, जिसका प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो। जैसे पंचापात, पंचपात्र, पंच का अर्थ होता है संख्यावाचक 5 है, और पात्र का अर्थ होता है बर्तन, जो कि संज्ञा है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, द्विगु समास कहते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 की बात की जाए तो त्रिभुवन, त्रिभुवन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। अभी जस्ट इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। त्रिभुवन में देखिए त्रि जो है संख्या का बोध करा रहा है, जबकि भवन जो है वो क्या कर रहा है, संज्ञा का बोध करा रहा है। जिसका प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद जो हो संज्ञा हो, उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
संधि और समास में अंतर समझिए। तो संधि में दो वर्णों का योग होता है, लेकिन समास में दो पदों का क्या होता है, योग होता है। संधि में दो वर्णों को मेल को विकार की संभावना रहती है, दूसरी ओर समास में पदों को प्रत्यय का लोप होता है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 5, अंतोवासी का अर्थ है, अंतोवासी का अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को अंतेवासी कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को अंतेवासी कहते हैं। ठीक है। शावक का अर्थ होता है सिंह का बच्चा होता है। स्वदेज का अर्थ होता है पसीने से उत्पन्न होने वाला। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 की बात की जाए, समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है, इनमें से कौन सा है। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रत्नाकर होगा। तो ऑप्शन डी इसका, अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा। समुद्र का पर्यायवाची शब्द, अन्य पर्यायवाची शब्द की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, सागर हो जाएगा। ठीक है, सागर होगा, जलधाम हो जाएगा। ठीक है, जलधि हो जाएगा, निरधि हो जाएगा, उद्धति हो जाएगा और अवधि हो जाएगा। ये सभी जो है समुद्र का अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, लता लताएं ये बिल्कुल सही है, घोड़ा घोड़े ये भी बिल्कुल सही है, किताब किताबें ये भी बिल्कुल सही है, मित्र मित्रवत ये देखिए ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत है, मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होता है, मित्र का बहुवचन मित्रों होता है, मित्र का बहुवचन मित्रों होता है, मित्रवत नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी इस प्रकार से क्या है, गलत है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा गया तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं, जहां उपमा उपमेय विशेष विशेष संबंध हो वहां समास होता है। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, उपमेय विशेष विशेष का संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है। अब कर्मधारय समास क्या है वो जान लेते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से पढ़ ले ताकि एग्जाम में एक भी नंबर का जो है गलत ना हो सके। कोई भी प्रश्न हो इससे जुड़े हुए सारे। देखिए कर्मधारय समास की बात यहाँ पर चर्चा हुई, तो ऐसा समास जिसका पहला पद विशेष हो, जिसका पहला पद विशेष और दूसरा पद विशेष से हो एवं पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण से समझिए। जैसे इसका उदाहरण आएगा नीलकमल। नीलकमल की बात की जाए तो नीला कमल है। ठीक है, नीला है जो कमल, पुरुषोत्तम पुरुष है जो उत्तम, पीताम्बर पीत है जो अंबर, नीलकंठ नीला है जो कंठ। इस तरह के समास को हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9, यायावर का अर्थ क्या है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यायावर का अर्थ क्या होता है, तो यायावर का अर्थ की अगर बात करें, जो एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला हो उसे यायावर कहते हैं। देखिए ऑप्शन किस में हो। ठीक है, एक स्थान पर टिककर ना रहने वाले को यायावर कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इधर उधर घूमने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, खानाबदोश कहते हैं, घुमंतु। ठीक है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए सार्वभौमिक शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 10 की बात की जाए, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है पूछा गया है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। आप लोगों को सबों को पता होगा, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, रचना की दृष्टि से क्रिया का अगर बोध पूछा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण के क्या होते हैं, 4 भेद होते हैं। ये सभी भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए
अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा? अशुद्ध शब्द को खोजना है, इसमें से अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, पुरस्कार बिल्कुल सही है, मयंक भी बिल्कुल सही है, प्रमाणिक ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन आशीर्वाद, आशीर्वाद जो होगा, आशीर्वाद में क्या होगा? ऊपर में रेफ होगा। यहाँ पर देखिए री का लोप है, क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। पूछा गया था कौन सा अशुद्ध है, तो अशुद्ध क्या है? आशीर्वाद, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अन्य क्या है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखिए प्रश्न संख्या 12 में दिए गए शब्द का विलोम शब्द का चयन करें। इस पर देखिए इंग्लिश सेक्शन का भी 21 सेट हो चुका है। देखिए विलोम शब्द बताना है न्यून का। न्यून का मतलब होता है बहुत कम, अल्प, कम या थोड़ा। इसका विलोम क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अधिक देखिए ऑप्शन में डी में दिया हुआ है, ठीक है। इसका न्यून भी क्या होता है? कम होता है, थोड़ा भी होता है, अल्प भी होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द है। जबकि इसका विलोम शब्द पूछा गया है। न्यून का क्या होता है? अधिक होता है, सॉरी समानार्थी शब्द है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ व्यक्त करने वाला विकल्प का चयन करें। बहुत ही आसान है, ये तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। नाक भौं सिकोड़ना, नाक भौं सिकोड़ना का अर्थ आप लोगों को पता होगा, घृणा करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें भी शुद्ध का बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य शब्द कौन सा है, इसमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए आतिशबाजी जो है गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक देखिए बिल्कुल यहाँ पर सही है। उत्तरदायी भी गलत है यहाँ पर। अत्याचारी, अत्याचारी ये भी गलत है। ऐतिहासिक जो है इसमें एक ऐसा शब्द है जो कि शुद्ध वाक्य दिया हुआ है। आगे देखिए है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। आरोह, आरोह का विलोम शब्द चुनना है। सबसे पहले जान लेते हैं आरोह शब्द का अर्थ क्या होता है। आरोह शब्द का अर्थ होता है ऊंचे स्वर से उच्चारण। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आरोह का अवरोह हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि विरह की अगर बात की जाए तो विरह का क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा। समारोह का क्या होता है? ठीक है। निरोह का क्या होता है? उदासीन विरक्त, ठीक है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें। हाथ पैर मारना, आगे जो है हाथ पैर मारना का अर्थ क्या होता है? प्रयत्न करना, कोशिश करना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जैसी नौकरी, ठीक है, जैसे नौकरी के लिए उसने बहुत हाथ पैर मारा पर सफलता नहीं मिली, यानी कि उसने नौकरी के लिए बहुत प्रयत्न किया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। आगे का प्रश्न है, कटु का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए कटु का अर्थ क्या होता है? कड़वा होता है। और कड़वा का विलोम शब्द क्या होता है? मधु हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रूर का भी मतलब वही होता है, घृणा, ठीक है। प्रश्न संख्या 18, जिसकी गहराई का पता ना लग सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा। जिसकी गहराई का पता ना लग सके, तो जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसे आघात कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात कहते हैं। अन्य शब्दों को अर्थ देखें। गहर, इसका अर्थ होता है, ठीक है, दुर्भेश एवं विषम स्थान, ठीक है। असाध, असाध का अर्थ होता है जिसे साधा ना जा सके। अबाध, अबाध की अगर बात की जाए तो निरंतर, बाधाहीन, जो निरंतर हो, लगातार हो। अबाध यानी कि बाधाहीन, जो बाधा से मुक्त हो। तो आई होप आप लोग अच्छे समझ लेंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 19, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत ही अच्छा, इसमें जितने भी सवाल हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। इसी प्रकार के एकदम हूबहू प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो आप लोगों सभी को पता होगा, बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो दाता का स्त्रीलिंग जो होता है दात्री होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। दानी शब्द पुल्लिंग है, दानी शब्द जो है एक पुल्लिंग है। संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु नर या मादा जाति का बोध होता है उसे व्याकरण में हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आज का सेट का आखिरी प्रश्न है, हीम क्रिटनी किसकी रचना है। कल से जो है हिंदी, इंग्लिश और जीके तीनों का क्लास एक ही दिन में आ जाएगा, एक ही दिन में तीनों का क्लास आएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस पर ये सेट जैसे ही समाप्त होता है हम लोग स्पार्क का भी हम लोग 20 सेट करने वाले हैं इस पर। इसको 20 सेट समाप्त होने के बाद स्पार्क पब्लिकेशन का भी हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए आज के सेट का आखिरी जो प्रश्न है, हीम क्रिटनी किसकी रचना है। तो देखिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी की यह रचना है। ठीक है, हीम क्रिटनी। माखनलाल चतुर्वेदी की अन्य रचना की बात की जाए तो हीम तरंगिनी, बनवासी, साहित्य देवता माता पिता माता, युग चरण, ठीक है, बिजरू काजल, आज रही, समर्पण आदि जो है माखनलाल चतुर्वेदी की द्वारा ही रचित रचना है। ठीक है। नवीन रचना की बात करें तो कुमकुम, रसीम लेखा, ये सब जो है ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।